अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। मुझे लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि प्रोबेबिलिटीज़, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कैसे फाइंड की जाती हैं। उसमें हमने देखा था हाउ टू फाइंड बायनोमियल प्रोबेबिलिटीज़ इन SPSS। आज हम बेटा देखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटीज़ इन SPSS। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को इसका आइडिया होगा, पढ़ चुके हैं आप लोग पहले ये टॉपिक, कि बायनोमियल आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें विद रिप्लेसमेंट जो है वो आप जो है वो कर रहे होते हैं, आपका एक्सपेरिमेंट होता है। और जबकि जो हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होता है वो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट जो है एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो ऑब्वियसली जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मीन्स के आपका जो नंबर ऑफ सक्सेस है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो भी चेंज होती है और आपके ट्रायल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते। जबकि बायनोमियल में आपके ट्रायल्स भी इंडिपेंडेंट भी होते हैं और आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सेम रहती है। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को किस तरह से SPSS में निकालते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। An urn contained 4 red balls and 6 black balls. A sample of 4 balls is selected from the urn without replacement. Without replacement से पता चल गया कि ये हाइपरज्योमेट्रिक का केस है। Let X be the number of red balls contained in the sample, then find the probability distribution for X. तो उसने कहा है कि हेयर एक्स इज ए हाइपरज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल बिकॉज, क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट को क्लासीफाई आपने करना हो कि क्या वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेरिमेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की हम प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो द रिजल्ट ऑफ ईच ड्रॉ में बी क्लासीफाइड एज ईदर रेड को हम सक्सेस ले लेते हैं, उसके अलावा ब्लैक हो, वाइट हो, जितनी भी और हो, अभी तो खैर इसमें सिर्फ रेड और ब्लैक है, और जितनी भी बॉल्स होती हैं हम उसको फेलियर कह देते हैं। मीन्स सबसे पहला इसका ये होता है कि आप इसको क्लासीफाई कर सकें 2 ग्रुप्स में, सक्सेस और फेलियर में। तो ये इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं। फिर सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ड्रॉ, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज होगी ईच ड्रॉ पे। थर्ड क्या है जी, द सक्सेसिव ड्रॉज आर डिपेंडेंट एज द सिलेक्शन इज मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो सक्सेसिव ड्रॉज डिपेंडेंट हो जाएंगे। और फोर्थ वन, ड्राइंग इज रिपीटेड फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये अगर 4 प्रॉपर्टीज़ किसी एक्सपेरिमेंट में हो तो वो क्या एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है? हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा जी, और n जो है हमारे पास कैपिटल N, आपको पता है कि कैसे टोटल बॉल्स कितनी है, ये 4 रेड 6 ब्लैक, 4 + 6 10 हो गया। K जो है, जो आपकी सक्सेस जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं वो आप देखते हैं कि पॉपुलेशन में कितनी वो चीज़ है। हम रेड बॉल्स में इंटरेस्टेड हैं तो टोटल 10 बॉल्स हैं और पॉपुलेशन में 4 रेड बॉल्स हैं, तो K कितना हो जाएगा? 4। और आपके पास जो n है वो भी यहाँ पे 4 है, क्योंकि सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज सिलेक्टेड। ज़रूरी नहीं है ये K और n हमेशा 4 इक्वल ही हों, बट इस क्वेश्चन में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो K आपके पास K की वैल्यू भी 4 है और n भी उसने 4 ही लिया है। एंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर, x की वैल्यू क्या होती हैं? 0 से लेकर 4 तक, जो इनमें से स्मॉल हो उस तक ये जो है वो वेरी करता है, 0 1 2 3 4। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ दीज पॉसिबल आउटकम्स आर। अब ये मैनुअली आप लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हैं, हाइपरज्योमेट्रिक का फार्मूला लगाया और इसके ऊपर आपने जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी। ये सबसे पहला जो इसका पैरामीटर होता है, यहाँ पे x होता है, फिर यहाँ कैपिटल N होता है, यहाँ स्मॉल n होता है और यहाँ पे k होता है। ये इसके पैरामीटर्स जो है, इसको आर्गूमेंट्स भी बोलते हैं, पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और यहाँ आपने ये फार्मूला लगा के इसको मैनुअली सॉल्व कर लिया। इसको SPSS में कैसे सॉल्व करना है इसको हम देख लेते हैं बेटा। हम सबसे पहले अपनी SPSS की फाइल को ओपन करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, हम इसको सेव नहीं करना चाह रहे। अच्छा जी, हम SPSS अपना ओपन करते हैं और ये जो मैनुअल अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड हमने की थी, इसको हम देखते हैं कि हम SPSS पे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अब डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म और कंप्यूट वेरिएबल पे जाएंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि ओपन डाटा फाइल, आप अपना कोई डाटा फाइल ओपन करें। तो हम जो है, क्योंकि इसमें फिर वैसी प्रोबेबिलिटीज़ जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बायनोमियल के लिए फाइंड की थी, इसमें भी वैसे ही कर रहे हैं। तो x हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो 0 से 4 तक वेरी करेगा, और एक हमने प्रोबेबिलिटीज़ का जो बनाना है। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल व्यू में आप, अच्छा पहले ये भी कर सकते हैं कि मैं पहले यहाँ पे वेरिएबल दे दूँ 0 1 2 3 और 4 तक जाना है हमने। हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो 4 तक है।
तो हम इसको 4 तक वैल्यूज़ दे दी। अब बाद में भी मैं वेरिएबल का नेम जो है वो चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप इसको x कह दें और मैं इसकी विड्थ भी डेसिमल की 0 करना चाह रही हूँ। तो आप डाटा व्यू में जाएँ तो ये आप नेम जो है वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने दूसरा वेरिएबल नहीं बनाया, हम क्या करते हैं जी, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, कंप्यूट वेरिएबल में जाते हैं। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म में हम गए, हम कंप्यूट वेरिएबल में आ गए और अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ जब फाइंड करनी हो तो हम पीडीएफ की हेल्प से करते हैं, और लेस देन ग्रेटर देन वाली फाइंड करनी हो तो हम सीडीएफ पे जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3, 4 पे फाइंड करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेंगे, पीडीएफ नॉन सेंट्रल पीडीएफ, और पीडीएफ भी किस चीज़ का आपने फाइंड करना है, हमें चाहिए जी पीडीएफ हाइपर के लिए, ठीक है जी। इसको आपने जैसे ही डबल क्लिक किया यहाँ पे आ गया, और यहाँ बता, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी जिसके लिए फाइंड करना, मींस एक्स की वो वैल्यू बता दें। अगर तो सिंगल वैल्यू के लिए फाइंड करना है तो इसको बारी बारी, 0 के लिए तो एक बार लिखें, 1 के लिए, लेकिन हमें एक्स 0 से लेकर 4 तक फाइंड करना है, इसलिए मैं इसे डबल क्लिक करूँगी और एक्स को मैंने यहाँ कर दिया। उसके बाद टोटल आपकी टोटल कैपिटल एन कितना है हमारे पास, कैपिटल एन हमारे पास 10 है, और हमारे पास स्मॉल एन 4 है, और के भी हमारे पास बेटा कितना है, के भी हमारे पास 4 है। ठीक हो गया जी, और हमें यही चीज़ें फाइंड करनी है और इसमें कुछ डालना नहीं, बस आप इसका टारगेट वेरिएबल का नेम दे दें। तो इसको हम पी का नाम दे देते हैं, पी हाइपर कर लें या प्रोबेबिलिटी कर लें, जो भी कर लें आप। अगर चाहते हैं तो इसको हम ऐसे प्रॉब हाइपर भी कह सकते हैं, प्रॉब डॉट हाइपर मैंने कह दिया कि हाइपर की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और इसको अब आप ओके कर दें। और अपने जब आप डाटा फाइल में आएंगे तो ये प्रोबेबिलिटी, ये देखें न्यू एक वेरिएबल जनरेट हो गया। मैंने लास्ट लेक्चर में पहले वेरिएबल जनरेट करवाया था, बट ज़रूरी नहीं है, आप बाद में भी ट्रांसफॉर्म करके भी वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसकी विड्थ हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, इसकी विड्थ 4 तक कर दी हमने। और अब हम अपना डाटा देखते हैं, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, और इसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, जो हमारे पास बुक में वैल्यूज़ क्या हैं, और ये वैल्यूज़, इसका अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकें जी, 0.0714, दैट्स गुड। सेकंड इज़ 0.3809, 0.3809 को इसने वो कर दिया बेटा, राउंड ऑफ करके इसके 3810 कर दिया है। 0.4286 ठीक है जी, 0.1143 ठीक हो गया, और 0.0048। तो हमने एग्जैक्ट ये टेबल बना लिया जो हम मैनुअली फाइंड करते हैं, उसको हमने क्या किया, हमने SPSS पे बना लिया। तो ये हमने देखा कि हम जो है वो कैसे हाइपर ज्योमेट्रिक की प्रोबेबिलिटीज़ को SPSS में जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मैंने बाकी डेप्थ केसेस के लेस देन का केस या ग्रेटर देन का केस, जिसको आप CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करके भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बाइनोमियल में मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अब बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके पास बुक, अगर शेर मोहम्मद चौधरी की, कोई भी बुक उठा लें जिसमें आपके पास बाइनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक, पाइथन के क्वेश्चंस हैं, तो आप वही डाटा लेके, क्योंकि आपके पास बुक में सॉल्व भी किया होगा कोई एग्जाम्पल, उसको आप SPSS पे रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या आपके आंसर्स वाकई ठीक आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू फाइंड पाइथन प्रोबेबिलिटीज़ इन SPSS। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ अगर आपने फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपको पता है कि रेयर इवेंट्स की इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि रेयर इवेंट्स या स्मॉल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत स्मॉल होती है, और जबकि इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप कहें कि डेथ्स काज्ड बाय हॉर्स किक्स, कि हॉर्स के, घोड़े की किक लगने से कितने लोग मरते हैं, तो ये बहुत रेयर जो हैं वो चांसेस होते हैं। तो इसमें आप देखें एन बहुत बड़ा, कहीं आप सैंपल लेंगे तो उसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी कि आपको पता चले कि ये फलां डेथ जो है वो घोड़े की किक लगने से जो है वो हुई है। तो इस तरह नंबर ऑफ़ एरर्स पर पेज इन अ बुक, आपकी बुक का एक पेज है और उसमें देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, तो उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक हो। तो उस सिचुएशन में हम पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं। एक ही इसका पैरामीटर होता है, म्यू भी कहते हैं, सो लैम्डा जो है वो इसका पैरामीटर होता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। ये इसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसकी हेल्प से हम देखते हैं। ये इसका फार्मूला, जैसे यहाँ पे ये जनरल फार्मूला तो नहीं, 1 के लिए लिखा हुआ है
कि ये इसका फार्मूला जो है हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन क्या है जी, अ सैम्पलिंग प्लान कॉल्स फॉर टेकिंग 100 आइटम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज लॉट विच इज़ 1% डिफेक्टिव। ये जो परसेंटेज में दी होती है ये प्रॉबिलिटी होती है। आप देखिए प्रॉबिलिटी कितनी स्मॉल है, 0.01, और n जो है वो 100 है। इससे ही हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। लेट x बी अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाउंड इन द सैम्पल ऑफ 100। कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ फॉर 0, 1, 2, 3, 4 के लिए आपने प्रोबेबिलिटी के टेबल बनाना है यूजिंग द फर्स्ट। ये क्वेश्चन में वो कह रहा है जी आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के साथ भी बनाएं और पाइथन के साथ भी ये बनाएं। वैसे क्वेश्चन ये पाइथन का है, लेकिन क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में डिमांड कर दी है कि बाइनोमियल से भी करें तो हम इसको कर देते हैं। तो अगर हम इस टेबल को रेप्लिकेट करना चाहें SPSS में तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो है वो ऐसे करते हैं कि इसको जो है हम रिमूव कर देते हैं इसकी वैल्यूज़ को, और ये वैल्यूज़ वैसे आप इसको क्लोज़ करके भी SPSS को दोबारा ओपन कर सकते हैं, बट वो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। और इसको हम नाम दे देंगे प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल का, और एक हम पाइथन के लिए बनाएंगे, लेकिन वो मैं उधर ही आपको बना के दिखाऊंगी। प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल का हमने इसको नाम दे दिया क्योंकि हम बाइनोमियल को और पाइथन की फाइंड करने जा रहे हैं, और x में इसकी वैल्यूज़ भी 0 से 4 तक है, तो x की वैल्यूज़ हम वही रखेंगे। तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, हम कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, क्योंकि हमें बाइनोमियल के लिए भी करना है, पाइथन के लिए भी। बाइनोमियल के लिए तो आपको मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। आप PDF और हम PDF पे ही रहेंगे। CDF में सिर्फ आप तब जाते हैं जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल का केस आपने डिस्कस करना हो। अच्छा जी, आपने यहाँ से PDF में अब बाइनोमियल चूज़ कर लेना है फंक्शंस में से जाके, और अब इस वाले पिछले वाले को पहले आपने रिमूव कर देना है। ठीक है जी। अब हम देखें कि यहाँ पे इधर से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पहले आपने x की एक तो x आपने एज इट इज़ इसमें ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि चारों वैल्यूज़ के लिए आपने फाइंड करना है। तो इसके ऊपर जैसे ही जो है वो आप x जो है वो हमारा ये इसके नॉमिनल कैसे हो गया, इसको देख लेते हैं ज़रा। वेरिएबल व्यू में जाके x नॉमिनल नहीं है, ये सारा कुछ हमारा जो है वो कॉन्टीन्यूस डाटा पे हो रहा होता है। अच्छा जी, इसमें आप आए, आप हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल्स, और आपने इधर x को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो है यहाँ पे हमारा x आ गया, ठीक है। और अच्छा ये सॉरी पिछला लिखा हुआ है, दोबारा हमने क्योंकि ऑन किया है, तो इसको PDF है नॉन सेंटर PDF, इसमें से आप बाइनोमियल का चूज़ कर लेंगे। x वेरिएबल के ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये इधर आ जाएगा, और साथ में आपको क्या बताना है, n और p बताना है आपने। n हमारे पास कितना है, n जी हमारे पास था 100, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी थी, 0.01 प्रोबेबिलिटी थी जी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1% है ना, तो 1% को आप अगर इसमें 100 पर डिवाइड करें तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है जी, और आप इसको नेम कर दें जी, हम इसे नेम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी और बायनॉम। अगर यही वाला जो सेम नेम होता है अगर आप दे देंगे और ओके करेंगे तो ये कहेगा कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग वेरिएबल को, तो जी हाँ, इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ डालना चाह रहे हैं, तो आप ओके कर दें। और आप अपनी फाइल में देखेंगे तो डाटा व्यू में अगर हम जाएँ तो इसकी क्या होगा, ये देखें ये प्रोबेबिलिटीज़ हम फाइंड कर चुके हैं। और अगर हम इसको कंपेयर करें इसके साथ तो क्या हमारी वही प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं। हम बाइनोमियल की पहले चेक करते हैं, फिर पाइथन की बनाएंगे जी। बिल्कुल 0.3660, 0.3697, 0.1849, 0.0610 एंड 0.0149। और अब हम इसमें रेप्लिकेट करने जा रहे हैं, एक और वेरिएबल बनाने जा रहे हैं जो पाइथन की प्रोबेबिलिटीज़ बताएगा, कंप्यूट वेरिएबल। और इसको मैं अब नेम कर देती हूँ, चले नेम हम एंड पे करते हैं इसको। इसमें अब आपने ये हटा देना है। अब आपने PDF किसका जी, PDF अब आपने लगाना है पाइथन के लिए, PDF पाइथन कर दिया आपने। और यहाँ पे आपने क्या देना है जी, क्वांटिटी मीन्स x देना है आपने जिसके लिए फाइंड करना है, और मीन, सिर्फ इसमें जो मीन की वैल्यू होती है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि मीन हमने जब फाइंड किया तो हमारे पास कितना आया है जी,
म्यू इक्वल्स टू एन पी होता है, तो एन पी किया मीन, तो आपके पास म्यू 1 आ गया। म्यू इक्वल्स टू एन पी, तो 100 इंटू 0.01 जब आपने किया तो ये 1 आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू की जगह इधर 1 पुट कर देंगे और टारगेट वेरिएबल को मैंने नेम कर दिया प्रोबेबिलिटी पाइथन कर दें। पाइथन हो गया। और इसको हम जब ओके करेंगे और हम इसके पुट पे आएंगे और इसको जाके ज़रा हम 4 डिजिट तक इसके डेसिमल्स की विड्थ को बढ़ा देते हैं। और अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं इसके साथ। अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो ये 0.3679, 0.3679, 0.1839, 0.0613, 0.0153। तो दिस इज़ हाउ वी मेड 2 वेरिएबल्स, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी पाइथन। और उसको हमने मैनुअली भी चेक कर लिया कि वही वैल्यूज़ हैं, और SPSS पे भी हमने ये टेबल जो है वो प्रोड्यूस कर दिया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा अब हमारे पास है, नेक्स्ट क्या है जी, हाउ टू फाइंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़ इन SPSS। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटीज़ अगर आपने फाइंड करनी है SPSS में, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्टैटिस्टिक्स में बहुत एक जानी पहचानी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अक्सर एजम्पशंस में पढ़ते होंगे कि जी डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, और ऐसा इस तरह की एजम्पशंस और बहुत सी चीज़ें। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी बेल शेप्ड होती है, ये सिमेट्रिक होती है, और मीन मीडियन मॉड जो है वो इसमें इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम इसके अब क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं। मैनुअली तो आपने ये किए ही होंगे कि न्यूमेरिकली इन क्वेश्चंस को हम जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं SPSS में। अच्छा जी, हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सेस, कुछ हमें फंक्शन दिया हुआ है। हमारा एक्चुअली कंसर्न इससे है कि आपको ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है, और ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सिर्फ एक काम होगा कि इससे हमें मीन और वेरिएंस पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो होता है वंस इसके साथ जो टी के साथ लिखा होता है म्यू, वो मीन होता है, और ये जो है आपका वेरिएंस है यहाँ पे। तो म्यू 166 और सिग्मा स्क्वायर जो है वो 400 है आपके पास यहाँ पे। तो हम एक्चुअली फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी 170 से लेकर 200 तक जो है वो आपने ये जो इंटरवल फाइंड करना है। अब ये लेस देन और इस तरह का केस है, तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एक तो आपने सबसे पहले इसको ड्रॉ अगर कर लेंगे ना तो बहुत आसान होगा आपके लिए कि हमने ड्रॉ कर लिया। ये देखें, ये जब हमने सिमेट्रिक एक बेल शेप ड्रॉ की, इसको हमने एक्स लाइन कह रहे हैं, इसको जेड लाइन कह रहे हैं। एक्स यहाँ पे क्या आता है, मीन आता है। मीन कितना है जी, 166। उसके बाद 170 है, तो 170 मीन 166 से बड़ा है, तो मीन की राइट साइड पे प्लॉट करेंगे। यहाँ 170 हमने मार्क कर दिया। फिर 200 भी 166 से भी बड़ा है 170 से, तो 200 को यहाँ प्लॉट कर दिया। और आपको एरिया क्या चाहिए इन दोनों के दरमियान का, तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया कि हमें ये वाला एरिया जो है वो फाइंड करना है, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो आपको पता ही होगा, आप इसको पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने का क्या फॉर्मूला आता है, z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है, मीन जो है 166 है। तो आपने 1 मतलब स्टैंडर्डाइज किया, एक बार x की वैल्यू 170 डाली तो z की वैल्यू क्या बनी उसमें 0.2, और जब x की वैल्यू 200 डाली तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 1.7। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि आप स्टैंडर्डाइज वेरिएबल यूज़ करके भी प्रोबेबिलिटीज़ इसमें फाइंड कर सकते हैं, और आप जो है इसमें ये नॉर्मल एक्स वैल्यूज़ को भी यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम SPSS में आएँ और आई थिंक हम एक नई फाइल दोबारा कर लेते हैं, इसको सेव नहीं करवा रहे, इसको मैं ओपन करती हूँ और हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ प्लग करेंगे अब। अच्छा जी, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने इसके वो बनाना है नॉर्मल के लिए प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो हम कोई भी एक वैल्यू आपको बताया, क्योंकि पहले भी बार बार बता चुकी हूँ कि कोई हमें एक रफ वेरिएबल जो है वो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये हमें काम नहीं करने देगा। तो आप एज सच कुछ भी, मैं यहाँ पे बस 0 लिख देती हूँ और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया ताकि ये ट्रांसफॉर्म में जाके मुझे काम करने दे। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म पे हम आए, हम कंप्यूट वेरिएबल्स में आए, और अब आपने क्या करना है, हम अब जो है वो सिलेक्ट करने जा रहे हैं CDF को, क्योंकि ये अब एग्जैक्ट केस नहीं है बल्कि
लेस देन का केस है, आपने फाइंड करना है, ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 170 से लेकर 200 तक। तो एग्जैक्ट केसेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें CDF को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आप इसको कर दें CDF, ठीक है जी। और CDF भी किसका, CDF हम फाइंड करने जा रहे हैं नॉर्मल का हमें चाहिए, ठीक है जी। और आप यहाँ पे देखें, अच्छा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको ये एरिया फाइंड करना है। और आपको पता है कि जो आप टेबल से एरिया जब देखते हैं तो हमेशा जिस पॉइंट तक आप डाटा, फॉर एग्जांपल आप जी टेबल से डाटा देख रहे हैं 1.7 के सामने, तो वो डाटा, वो एरिया होगा 0 से लेकर एट दैट पॉइंट। और अगर आप देख रहे हैं 0.2 के सामने तो वो होगा 0 से लेकर 0.2 तक। तो मींस आप जब टेबल से डाटा देखेंगे तो वो वैल्यू देखेंगे तो वो आपको वैल्यू देगा यहाँ से 0 से लेकर 1.7 तक, और दूसरी वैल्यू आपको देगा 0 से लेकर 0.2 तक। तो अगर आप ये वाली बड़ी वैल्यू में से ये वाली वैल्यू 0 से 0.2 वाली माइनस कर दें तो पीछे कौन सा एरिया रह जाएगा, ये वाला एरिया जो हमारा रिक्वायर्ड है। अब अक्सर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कैसे पता चलता है हमें एरियाज को ऐड करना है, माइनस करना है। एक तो अगर तो आप जेड स्कोर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक जैसे क्या कहते हैं कि एक हिंट है कि अगर दोनों साइन इसकी ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो आप क्या करते हैं, बड़े में से छोटा एरिया माइनस कर देते हैं। बट लॉजिक असल में ये है कि आप फिगर को देखें। आप जब ये फिगर को देखें तो इससे हमें पता चल रहा है कि 0 से लेकर यहाँ तक एरिया है मेरे पास 200 तक, 0 से 1.7 तक का एरिया है, और फिर 0 से 0.2 तक है। तो अगर मैं इस बड़े वाले एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे माइनस करना है CDF जो 200 वाला एरिया मैंने बनाया उसमें से मुझे ये 170 वाले एरिया को माइनस करना है। मैं Z से भी करके दिखाऊंगी और आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल से भी। अभी हम x वैल्यूज़ को ही ले रहे हैं, तो यहाँ क्वांटिटी मीन्स जो आप x की वैल्यू रखना चाह रहे हैं वो 200, बड़ा वाला एरिया पहले मैंने ले लिया, फिर फिगर दिखा रही हूँ, ये बड़ा एरिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया होगा बड़ा है और ये छोटा है, तो ये 200 वाला पहले मैंने ले लिया। और मेरे पास मीन कितना है, मीन है जी मेरे पास 166 और वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन है मेरे पास 20। तो आपको यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीन 166 और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 20, ठीक है। और अब मैं इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और फिर इसको मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ 170, ठीक हो गया जी। इस वेरिएबल को मैं कोई नाम दे देती हूँ P_ नॉर्मल करके, P नॉर्मल, ठीक है जी। P नॉर्मल हमने फाइंड किया है और इसको मैं ओके करती हूँ और इसको हम देखते हैं कि क्या हमने सही फाइंड किया है या नहीं किया। इसकी विड्थ मैंने 4 तक कर दी और वैल्यू आई मेरे पास 0.3762 और हमारे पास आनी क्या चाहिए थी वैल्यू जी, हमारे पास 0.3762। राउंड ऑफ की वजह से ये 1 और 2, अगर आप उसको और 5 डिजिट तक ले जाएंगे तो वो यही वैल्यू देगा, ठीक हो गया 0.3761। और हमारे पास ये देखिए 0.3761, पहली 4 वैल्यूज जो हैं 0.3761। समझ आ गई होगी, आई होप सो कि आपने इस फिगर को देखते हुए कि ये वाला एरिया आपने फाइंड असल में ये वाला करना है एरिया, तो आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया, ठीक है। और कम्युलेटिव आप CDF यूज़ किए, PDF नहीं। PDF आप एग्जैक्ट फंक्शंस पे यूज़ कर, जहाँ पे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए, जहाँ इक्वल का साइन आ रहा हो। जैसे हमने पहले पढ़ा कि आपने यहाँ पे जैसे ये x = 0 x = 1, तो हम यहाँ PDF फाइंड करते रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप जो है वो CDF की तरफ मूव करेंगे। इसका जो सेकेंड पार्ट है अब इसको भी देख लेते हैं हम कि अगर सिमिलरली है, लेकिन फिगर से आपको पता चल जाएगा। इसमें एक एरिया बड़े में से छोटा माइनस किया, दूसरे में हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इसीलिए मैं आपको कहती हूँ फिगर ड्रॉ करें। फिगर जैसे ही आपने ड्रॉ की, ये नॉर्मल बेल शेप, और ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट आपकी बेल शेप बने, मतलब थोड़ा सा कि नज़र आने में लगे कि आपने बेल शेप बनाई है और आप ये कुछ ड्रॉ कर सकें, तो बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, आपने इसको ड्रॉ किया, सेंटर, ये सेंटर पॉइंट से मैं जो लाइन खींच रही हूँ ये क्या है, ये मीन है, मीन वैल्यू है 166 है। और आपके पास एक वैल्यू आप क्या है जी, एक वैल्यू है आपके पास
172 और 148 और 172 के दरमियान एरिया चाहिए। तो देखिए 148 मीन से छोटा है तो ये लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है, और 172 इससे बड़ा है तो मैंने यहाँ मार्क किया। अब इस दोनों के दरमियान का एरिया चाहिए। अब फिगर से ही देख के पता चला। अब जब आप टेबल से देखेंगे 172 के सामने, मतलब 0.3 के सामने जब आप इसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे और आप 0.3 के सामने आपने वैल्यू देखी, तो वो क्या देगा, 0 से लेकर 0.3 तक का एरिया देगा। और अगर आप 0.9 के सामने, -0.9 के सामने देख रहे हैं, तो वो एरिया कहाँ से होगा, 0 से 0.9 तक का एरिया होगा। तो आपने, और ये एक हिंट भी है कि अगर साइन ऑपोजिट आ जाए जेड, जब आप स्टैंडर्डाइज करें, एक माइनस में एक प्लस, तो हमेशा आप एरियाज को ऐड करते हैं। अगर साइन सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, जेड के साइन कह रही हूँ ये वाले, तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि बड़े में से छोटे एरिया को माइनस कर देते हैं। और अगर साइन ऑपोजिट आ जाए तो आप हमेशा एरिया को ऐड करते हैं। अच्छा जी, मैंने इसमें एक्चुअली आपको z का भी करके दिखाना था, वो मैं अब इसी में ही आपको करके दिखा दूंगी। पहले इसका x से आपको फाइंड करके दिखा देती हूँ, और एंड पे कि z अगर मैं ये वेरिएबल्स डालूँ तो फिर मेरे पास जो है वो वैल्यू जो है वो कैसे आएगी। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है जी 148 और 166, और करना भी इसको क्या है जी, हमें प्लस। तो हम जाते हैं जी ट्रांसफॉर्म में, और कंप्यूट में, ट्रांसफॉर्म में गए हम, और कंप्यूट में जाने के बाद आपको यहाँ पे चाहिए जी, अब प्लस ही करना है तो जो मर्ज़ी पहले लिख दें 148, और ये दूसरा, और यहाँ पे आप क्या कर दें, प्लस कर दें। और यहाँ पे हमारी दूसरी वैल्यू क्या है जी, 148 है, और सेकंड वन इज़ 172, ठीक है जी। और इसको हम क्या कर देंगे, 172 आपने कर दिया। और अब इसका नेम क्योंकि चेंज करना पड़ेगा तो पी नॉर्म में कर देती हूँ इसको। तो इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड होके आ गई। इसको अगर हम विड्थ बढ़ा दें तो हमारे पास वैल्यू 0.80197, और हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए जी, एक मिनट जी, क्या आई है हमारे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आई है, इसके पास हमारे पास आना चाहिए 0.4338, और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.80197। हमने कहाँ पे गलती की है इसमें, हमें इन दोनों एरियाज़ को ऐड करना था। 172 वाले को भी, जो 172 से लेकर और 148 एक तरफ हमें यूज़ करना था, और हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, इसको एक बार दोबारा देखते हैं कि गलती हमसे क्या हुई है। CTF नॉर्मल 148, 166, 20, इसको अगर हम इस तरह से करके देखें तो कैसे फ़र्क पड़ता है, इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। 172 और 148 ऐसे से ओके करें हम, तो हमारे पास क्या आई है वैल्यू जी, अभी भी वही, हाँ इससे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ये आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है कि आपने x = 148 पे कंप्यूट करना है और x = 172 पे, और इन दोनों एरियाज़ को आपने ऐड करना है, और हमारे पास वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0.4338 आ रही है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम इसको कि हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, और हमने यहाँ पे CTF नॉर्मल, अब पता नहीं मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि करना तो इसको ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं इसको चेक करूँ z की वैल्यू से, तो मेरे पास 172 के अगेंस्ट z की वैल्यू क्या है जी, -0.3 है और -0.9 है, -0.9 और 0.3, तो इसको -0.9 और 0.3 एक है जी मेरे पास, -0.9, और फिर क्योंकि z की वैल्यू जब आप यूज़ करेंगे तो मीन 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज नॉर्मल है तो आपको पता है उसका मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है। -0.9 था, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, दूसरी वैल्यू है 0.3, तो हम इसको देखते हैं कि इधर आ जाएगा हमारे पास 0.3, और ये हो जाएगा 0, और इधर आएगा हमारे पास 1, और इसको हम
न्यू पी का नाम आप इसको दे दें, न्यू पी हमने इसे कह दिया और ओके करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू अभी भी 0.80 आ रही है। आई गेस या तो वहाँ पे गलती है या फिर मैं कोई गलती कर रही हूँ या फिर बुक के आंसर में कोई मिस्टेक है। इसको बेटा मैं चेक कर लूँगी, होना तो ये ऐसे ही चाहिए कि आप वैल्यूज़ ये देखें दोनों तरीके से, कि अगर मैं z वाले तरीके z की वैल्यूज़ फाइंड करें आप या ये वैल्यूज़ फाइंड करें, आंसर यही आता है। अब आई डोंट नो कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक है या हम कुछ कर रहे हैं, बट मकसद बेटा क्या था, आपको मेथड बताना। बाकी हमने जितनी भी वैल्यूज़ फाइंड की हैं हमारे पास उस सब के आंसर्स भी ठीक आए हैं। इसको मैं देख लूँगी और फिर आप लोगों को जब हम क्यूरीज डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग लेक्चर तो आपको मैं बता दूँगी। तो हमारे पास देखें कि वैल्यूज़ बेसिक आइडिया जो हम लेना चाह रहे थे कि SPSS में आप जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ को जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने बारी बारी सारी प्रोबेबिलिटीज़ देख ली कि बायनोमियल की अगर हों, हाइपर की हों, पॉइसन की हों, नॉर्मल की हों, तो SPSS में फाइंड करना बहुत आसान काम है। आप सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपके पास एग्जैक्ट सिचुएशन है, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर है, आपने CDF चूज़ करना है, PDF चूज़ करना है। तो आई होप सो कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप सब लोग इतने केपेबल होंगे कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आप SPSS में फाइंड कर सकें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।